मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राइमरी स्कूलों को दी बड़ी सौगात, शिक्षकों के बीच 28,945 टैब का वितरण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य के प्राइमरी स्कूलों को बड़ी सौगात दी है। धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में सीएम ने बच्चों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए टैब का वितरण किया है। कुल 28,945 प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के बीच टैब का वितरण किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय रिपोर्ट कार्ड का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। इसके अलावा शिक्षकों के लिए सशक्त क्षमता विकास कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। इस अवसर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मौके पर मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज डिजिटलाइजेशन ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। खेतीबाड़ी से लेकर हर व्यवसाय के लोग डिजिटल माध्यम से जुड़ रहे हैं। इस कारण शिक्षा के क्षेत्र में हमने भी कदम उठाया है। स्मार्ट क्लास में स्मार्ट बोर्ड की सहायता से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसी कड़ी में आज स्कूल में टैब का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हर चीज का सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होता है, इसलिए हम पर निर्भर करता है कि हम किस पहलू को चुनते हैं। कार्यक्रम को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने भी संबोधित किया। उन्होंने आज के दिन को अत्यंत खुशी का दिन बताया। साथ ही शिक्षकों और बच्चों के बीच सूचना के आदान प्रदान के लिए टैब का आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर बच्चे अपना भविष्य और बेहतरीन बनाएंगे। उन्होंने विद्यालय रिपोर्ट कार्ड को सरकार का बेहद महत्वपूर्ण कदम बताया। पीएम मोदी के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के निर्णय को पंख लगा रहा है CSIR NML। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित CPO 26 में घोषित की थी कि भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्कर्षण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इस सम्मेलन में उन्होंने भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं की घोषणा की, जिसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और कार्बन उत्सर्जन की कमी से जुड़े अन्य लक्ष्य भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा को धरातल पर उतारने की दिशा में CSIR NML द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। CSIR NML आयरन मेकिंग में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है वह कम हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के बाद ग्लोबल वार्मिंग का बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए CSIR NML द्वारा एक कंपनी के साथ करार करने की दिशा में काम हो रहा है। झारखंड के सरकारी कर्मी मुफ्त में करा सकेंगे 5 लाख रुपए तक का इलाज, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। झारखंड विधानसभा के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य के कर्मियों के अलावा पेंशन, विधानसभा के सदस्य, पूर्व सदस्य, विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मियों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में होगा। इसके अलावा गंभीर बीमारियों की स्थिति में कुल 10 लाख रुपए तक की चिकित्सा व्यय का वहन किया जाएगा। वहीं विशेष परिस्थिति में लाभुकों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए JEPT द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज व्यक्तिगत तौर पर बेहद सुखद महसूस हो रहा है। देश भर में आज हर व्यक्ति किसी न किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहा है। BP और शुगर की समस्या इन दिनों बेहद आम हो गई है। दवाइयों और अन्य चीजों की कीमत भी आसमान छू रही है। आज बड़े बड़े अस्पतालों और दवाइयों के भरोसे जीवन चल रहा है। ये राज्य गरीबी के साथ साथ पिछड़ेपन का भी शिकार है, लेकिन हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राज्य की विभिन्न समस्याओं को जड़ से खत्म किया जाएगा। वहीं इस मौके पर मौजूद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि आज का ये पल बेहद ही गौरवपूर्ण है। आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब एक डॉक्टर राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनता है और राज्य की कमान माननीय हेमंत सोरेन के हाथों में हो, तो राज्य के स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य बन जाता है। अब राज्य में किसी भी परिवार को पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। मैया सम्मान योजना का लाभ दिलाने के नाम पर साइबर ठगी कराते 12 लोग गिरफ्तार। इस दौरान फर्जी ब्लॉक अधिकारी बनकर आम लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, किसान समृद्धि योजना और मैया सम्मान योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ग्राहकों से साइबर ठगी करते 12 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर सभी को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में ले लिया है। आरोपियों के पास से छापेमारी टीम ने 17 मोबाइल फोन के साथ साथ 23 सिम कार्ड और 11 प्रतिबिंब टारगेटेड सिम जब्त किए हैं। जांच में आरोपितों के पास से जब्त मोबाइल नंबरों के खिलाफ प्रतिबिंब ऐप पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज मिली है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि क्रेडिट कार्ड अधिकारी बनकर फर्जी मोबाइल नंबर से उपभोक्ताओं को कॉल करके झांसे में लेते थे और KYC अपडेट कराने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपी श्याम सुंदर के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है। वर्ष 2020 में साइबर थाने में दर्ज ठगी और IT एक्ट के मामले में वह अपराधी था और जेल भी जा चुका था। पुलिस ने अपील की कि साइबर क्राइम एक
अपराध है, इससे दूर रहे। यदि आपके क्षेत्र में किसी भी तरह का साइबर अपराध हो रहा है तो उसे फैलने से रोकने के लिए मोबाइल नंबर 9798302117 पर गुप्त सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम पुलिस गोपनीय रखेगी। पुलिस ने आम लोगों से आग्रह किया है कि किसी भी अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आने पर अपनी कोई निजी जानकारी साझा न करें। बांग्लादेशी घुसपैठ नजमुल की सजा पूरी, लेकिन इस वजह से नहीं मिली रिहाई। बांग्लादेशी घुसपैठ नजमुल हवलदार को रिहाई नहीं मिल सकी। वे बीते 2 साल से दुमका के केंद्रीय कारा में बंद थे, लेकिन सुरक्षा बल नहीं मिलने की वजह से उन्हें रिहा नहीं किया गया है। उनकी सजा 27 फरवरी को पूरी हो गई थी। हालांकि जेल आईजी ने नजमुल को हजारीबाग के डिटेंशन सेंटर भेजने की अनुमति दे दी है। सुरक्षा बल मिलने के बाद नजमुल को आज या कल हजारीबाग भेज दिया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठिया नजमुल हवलदार को रिहा किए जाने के विरोध में गुरुवार को दुमका में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। आदिवासी सावता सुसार आखड़ा संथाल परगना की अगुवाई में आदिवासी समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। बंगाल के चालान पर धनबाद में हो रहा है सफेद बालू का काला धंधा। कीमत प्रति हाईवा 40 से 45 हजार रूपए। पांड्रा बेजरा को छोड़कर धनबाद जिले में एक भी बालू का वैध घाट नहीं है। इसके बावजूद बालू माफिया जिले के विभिन्न नदियों घाटों से बिना रोक टोक के धड़ल्ले से बालू का उठाव कर रहे हैं। धनबाद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर हर दिन सैकड़ों हाईवा व हजारों ट्रैक्टर व 407 बालू ढोते दिखाई देते हैं। सूचना के मुताबिक न सिर्फ ग्राम पंचायत बल्कि बंगाल व अन्य दूसरे जिलों का भी चालान पर भी सार्वजनिक बालू का अवैध उठाव टुंडी, पूर्वी टुंडी व निरसा क्षेत्र के कई घाटों पर किया जा रहा है, जिससे राज्य सरकार को हर माह लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक जिले में हर दिन सैकड़ों हाईवा व हजारों ट्रैक्टर अवैध बालू की खपत व तस्करी हो रही है। यहाँ बालू की कीमत हर सप्ताह बढ़ रही है। रेलवे, आर्मी और एफसीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर 2 करोड़ की ठगी। अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। रेलवे, आर्मी और एफसीआई समेत विभिन्न सरकारी नौकरियों में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बिष्टुपुर पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना मनीष कुमार खुद को आर्मी और रेलवे का अधिकारी बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस ने इनके कब्जे में से फर्जी आईडी कार्ड, बिना नंबर की कार, नकली मेडिकल रिपोर्ट, ज्वाइनिंग लेटर, डेबिट कार्ड, मोबाइल और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मनीष कुमार उर्फ अभय, दीपराज कुमार भट्टाचार्य, संतोष कुमार महली और दिनेश कुमार शामिल हैं। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड मनीष कुमार खुद को सेना और रेलवे का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करता था। उसने अपनी कार में भारतीय सेना का लोगो भी लगा रखा था ताकि लोगों का भरोसा लिया जा सके। पुलिस जांच में पता चला कि वर्ष 2022 से अब तक गिरोह ने 1.5 से 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। इनके बैंक खाते में लगातार संदिग्ध लेन देन हो रहे थे। जानकारी मिलते ही पुलिस ने गिरोह पर शिकंजा कस दिया। गिरोह के सदस्य रेलवे, आर्मी और एफसीआई में नौकरी दिलाने का झांसा देकर भोले भाले युवकों से मोटी रकम ठगते थे। गिरोह के सदस्य बार बार अपना नाम और पहचान बदल कर ठगी करते थे। वे नौकरी के इच्छुक युवाओं से रुपए लेने के बाद उन्हें रेलवे, एफसीआई और अन्य सरकारी विभागों में भर्ती कराने का भरोसा देते थे। इसके लिए उन्हें आसनसोल डीआरएम ऑफिस के पास स्थित एक अस्पताल ले जाया जाता था और वहां उनका फर्जी मेडिकल कराया जाता था। व्हाट्सएप पर मेडिकल रिपोर्ट भेजी जाती थी। इतना ही नहीं, गिरोह के सदस्य अभ्यर्थियों को रेलवे और एफसीआई के विभिन्न कार्यालय में बिना किसी आधिकारिक जानकारी के कुछ दिनों तक ट्रेनिंग भी कराते थे ताकि उन्हें शक न हो। पुलिस जांच में पता चला कि आसनसोल के गिरफ्तार आरोपी दिनेश कुमार की पत्नी प्रीति अरोड़ा पहले से ही जालसाजी के अन्य एक मामले में जेल में है। दिनेश कुमार के खिलाफ भी आसनसोल में धोखाधड़ी का केस दर्ज है। झामुमो ने नगर निकाय चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। झामुमो की बैठक गुरुवार को करगली गेट स्थित शहीद निर्मल महतो स्मारक कार्यालय में हुई। अध्यक्षता महानगर संयोजक मंटू यादव व संचालक राजेश सुपन ने की। बैठक में सरकार की योजनाओं और आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। महानगर संयोजक श्री यादव ने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव में झामुमो की बढ़त सुनिश्चित करनी है। आज आम जनता में झामुमो के प्रति विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कई कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने जो योजनाएं चलाई है उनके परिणाम में अब धरातल पर नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। कहा कि हम इस बार निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेंगे।
कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से जनता के करीब रही है और हम जनता के हितों के लिए काम करते हैं। अब हमें और ज्यादा सक्रिय होकर हर बूथ पर मजबूत संगठन खड़ा करना है ताकि हम आगामी चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। बैठक में फुसरो नगर के सभी 28 वार्डों के सदस्य, सचिव और संयोजक मंडली के सदस्य भी उपस्थित थे। प्रत्येक वार्ड के सदस्य और सचिव को सदस्यता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा वार्ड कमेटियों को विस्तार अगले 15 दिनों के भीतर करने और प्रत्येक बूथ पर 5 महिला और 10 पुरुष सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा है। गांव के पास खेत में मिला चौकीदार का शव। टुंडी थाना में पदस्थापित चौकीदार रोहित बावरी का शव गुरुवार को देर शाम दुर्गाडी के पास खेत में संदेहास्पद स्थिति में मिला। दुर्गाडी में उसका घर भी है। लोगों ने बताया कि मृतक अत्यंत मदिरा का सेवन करता था। उसकी मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। बताया जाता है कि रोहित के पिता सुगु बावरी पहले चौकीदार था। वर्ष 2009 में पिता के जगह पर उसकी चौकीदार में बहाली हुई थी। इस संबंध में टुंडी थाना प्रभारी उमा शंकर ने बताया कि गुरुवार को रात होने के कारण शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर परिजन का हंगामा। गोलमुरी थाना क्षेत्र के हावड़ा ब्रिज के पास सड़क हादसे में घायल जवाहरलाल की इलाज के दौरान गुरुवार को टीएमएच में मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर गोलमुरी थाना में हंगामा किया। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी राजन कुमार मौके पर पहुंचे और परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। मृतक के परिजन विजय कुमार ने बताया कि 15 फरवरी को जवाहरलाल सरजामदा स्थित अपने घर से धनिया पत्ता लेकर साकची की ओर बेचने जा रहा था। इसी दौरान हावड़ा ब्रिज के पास एक टेम्पो ने उल्टी दिशा से आकर उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद वह सड़क पर गिर गया और पीछे से आ रही एक बस की चपेट में आ गया। हादसे के बाद टेम्पो और बस चालक मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उसे गंभीर हालत में टीएमएच में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन ने बताया कि जवाहरलाल पेशे से सब्जी विक्रेता था और खेती कर बाजार में सब्जी बेचने का काम करता था। उसकी शादी महज 8 महीने पहले हुई थी। परिवार का कहना है कि उसके इलाज में 7 लाख रुपए खर्च हुआ है। परिजन ने टेम्पो चालक से इलाज में हुए खर्च की भरपाई करने की मांग की है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फरार वाहन चालकों की तलाश में जुट गई है। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक पहल की जाएगी। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके।